हाय स्टूडेंट्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज का टॉपिक हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से है, वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसे आप एसडीएलसी भी कहते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो और ये टॉपिक पसंद आएगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि फर्दर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि ये होता क्या है और उसके बाद इसके क्या फेजेस हैं और हर फेज के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज टू प्रोड्यूस क्वालिटी सॉफ्टवेयर। अगर आप हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर्स को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एसटीएलसी की जरूरत है। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट्स हैं, लाइक पहला हमने कहा हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, हाई है ना, जनरेट करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चाहिए। और आपने जो कॉस्ट एस्टिमेट दिया है विद इन, आप कह लें कि विद इन बजट आप अगर अपना काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एसडीएलसी की आपको ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा विद इन टाइम आपका काम कंप्लीट हो जाए उसके लिए भी आपको एसडीएलसी की ज़रूरत है। और कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को, कस्टमर सेटिस्फेक्शन अगर आप लेना चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपकी हेल्प एसडीएलसी बहुत करता है। ठीक है, okay, so SDLC aims to produce a high quality software that meets or exceeds customer expectations, reach completion within time and cost estimates. तो ये सारे points, high quality software, meet or exceed customer expectation, completion within time and cost estimate, these are the objectives of SDLC कि आप ये सारी चीज़ों को अश्योर कर पाएँ। ठीक है, and it also aims to build a solution using different technologies, architecture, life cycle approaches in context of डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के लिए आप अलग अलग टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, लाइफ साइकिल अप्रोचेस, अलग अलग लाइफ साइकिल्स को यूज़ करके यहाँ पे सॉल्यूशन बना पाए। ये भी आपका कौन आपको ये फैसिलिटी देगा? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सॉल्यूशन प्रपोज करने के लिए एसडीएलसी आपको अलग टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर्स एंड लाइफ साइकिल अप्रोचेस प्रोवाइड कर रहा है कि किसी इन्वायरमेंट के लिए आपके लिए ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल अच्छा है, किसी दूसरे इन्वायरमेंट के लिए ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल और ये टेक्नोलॉजी अच्छा है। ये सारी चीज़ें आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो अगर हम शॉर्ट में कहें, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप करना, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, कम टाइम से अपना काम कंप्लीट करना और विद इन बजट काम करना, ये सारा आपको कौन दे रहा है? एसडीएलसी। इसके अलावा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग टेक्नोलॉजीज, आर्किटेक्चर्स एंड लाइफ साइकिल अप्रोचेस का यूज़ करते हुए आप सॉल्यूशन बिल्ड कर पाएँ, ये भी आपको कौन बता रहा है? ये भी क्या बताना किसका ऑब्जेक्टिव है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। ठीक है, नाउ व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एसडीएलसी? तो अगर बहुत सिंपल स्टेप से कहें तो पहली चीज़ ये प्रोसेस है। इसके साथ एक और टर्म हम यूज़ कर सकते हैं कि एसडीएलसी इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक है, हमने कई से फेजेस में ब्रेक करके रखा हुआ है। ठीक है, सो एसडीएलसी इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यूज्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री टू डिज़ाइन, डेवलप एंड टेस्ट द हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। तो एक बात तो क्लियर है भाई, हमें बनाना हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर ही है और हम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस प्रपोज कर रहे हैं ताकि कोई भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन, डेवलप और उसको लॉन्च कर सके। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेके लास्ट फेज जब आपका कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है मार्केट में, वहाँ तक चलेगा। सो इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू दैट इज फॉलोड बाय द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इट इज़ प्रोसेस फॉलोड बाय फॉर software project within a software organization and it consists of detailed plan। ठीक है, डिटेल्ड प्लान डिस्क्राइबिंग हाउ टू डेवलप, मेंटेन, रिप्लेस एंड ऑल्टर और इनहेंस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये आपको एक पूरा का पूरा प्लान या कह लीजिए ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करेगा कि आपको अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, तो आप किन किन स्टेजेस से जाएंगे, कैसे कैसे आपको उसे डेवलप करना है, मेंटेनेंस कैसे करना है, और बहुत सारी चीज़ें आपको ये पूरी प्लानिंग के तहत प्रोवाइड करेगा। एंड द लाइफ साइकिल डिफाइंस मेथडोलॉजी फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। राइट, ये आपको प्लानिंग तो दे ही रहा है कि कैसे आपको डेवलप करना है, मेंटेन करना है और कैसे किसी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटीज़ को इन्हांस कर सकते हैं आप। उसके साथ साथ आप क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके रिलेटेड मेथडोलॉजी और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी प्रॉपर मेथडोलॉजी आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। राइट, ये डिफाइन कर रहा है। सो इट डिफाइंस
methodology for improving quality of software and the overall development process, right? So let's come to the stages or you can say phases of typical SDLC. क्या क्या phases हैं? पहला है आपका planning, then planning के भी पहले आप कह सकते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग और एनालिसिस, ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, यहीं पे आपका कहीं ना कहीं फिजिबिलिटी स्टडी भी आ जाता है इसी फेज में, और इसी में आपका प्लानिंग भी है, ठीक है। डिफाइनिंग, ठीक है, जो आपने यहाँ से गैदर किया है उसको हम डॉक्यूमेंट करते हैं, डिफाइनिंग, और उसके बाद हम डिजाइनिंग करेंगे, देन वी विल बिल्ड द प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे क्योंकि सॉफ्टवेयर की बात करें, कोडिंग होगी, देन टेस्टिंग होगी, इसके बाद डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस। तो कुछ कुछ चीज़ें जो अधूरी है, मेंटेनेंस डिप्लॉयमेंट के साथ लगा हुआ है, प्लानिंग के साथ आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिजिबिलिटी स्टडी ये साथ साथ चल रहा है, और बिल्डिंग मीन्स यहाँ पे क्या मतलब है, कोडिंग कहीं कहीं आपको ये इम्प्लीमेंटेशन भी कहा जाता है कि आपने जो डिज़ाइन किया एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन आप यहाँ पे कर रहे हैं, दैट इज फोर्थ फेज, राइट। तो हम लोग एक एक करके सारे स्टेजेस को समझेंगे। तो सबसे पहले प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट गैदरिंग, तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट फ्रॉम रिक्वायरमेंट एनालिसिस और गैदरिंग, ठीक है। तो ये आपका पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। अगर यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हुई तो आगे का प्रोडक्ट आपका कस्टमर के हिसाब से नहीं बन पाएगा, ठीक है। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल स्टेज इन SDLC दैट इज रिटन ओवर हियर, और इसे जो टीम के सीनियर मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो परफॉर्म करते हैं। कैसे परफॉर्म करते हैं? बाय टेकिंग द इनपुट फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। ये देखो, रिक्वायरमेंट एनालिसिस कौन करेगा? सीनियर मेंबर्स ऑफ द टीम, ठीक है। और कैसे करेंगे? विद इनपुट्स फ्रॉम कस्टमर, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केट सर्वे एंड डोमेन एक्सपर्ट इन द इंडस्ट्री। किसी भी प्रोडक्ट को बनाना है तो उसके पहले उसका रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया जाएगा, सीनियर मेंबर्स करेंगे, और कस्टमर के इनपुट से के बेसिस पे सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केट सर्वे, डोमेन एक्सपर्ट्स, इन सबसे डेटा को गैदर करके, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, अपनी प्लानिंग करते हैं। दो चीज़ें, जो आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, ठीक है, उसको आप आगे भेजेंगे फिजिबिलिटी स्टडी के लिए, ठीक है। सो जो आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग किया उसको हम फिजिबिलिटी स्टडी के लिए भी यूज़ करेंगे और प्लानिंग के लिए भी यूज़ करेंगे, उसी के बेसिस पे प्लानिंग भी करेंगे, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन एंड देन यूज टू प्लान द बेसिक प्रोजेक्ट अप्रोच, ठीक है, कि हमने रिक्वायरमेंट गैदर कर ली, उसके बाद अब हम प्लानिंग करेंगे कि हमें कौन सा डेवलपमेंट मॉडल यूज़ करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए, इस सॉफ्टवेयर के लिए, और हमें क्या आर्किटेक्चर लेके चलना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम ये डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट और प्लानिंग में, ठीक है। एंड टू कंडक्ट द प्रोडक्ट फिजिबिलिटी स्टडी इन इकोनॉमिकल, ऑपरेशनल एंड टेक्निकल एरियाज, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन जो सीनियर मेंबर्स ने कलेक्ट की है उसके बेसिस पे हमने प्लान किया, और उसी के बेसिस पे हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी स्टडी, ऑपरेशनल एंड टेक्निकल एरियाज, इन तीनों एरियाज में हम उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, ठीक है। और इसी स्टेज में प्लानिंग के अंदर हम ये भी देखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है, ठीक है। इसी स्टेज पे हम क्वालिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स को भी के रिगार्डिंग भी प्लानिंग करते हैं, एंड वी आल्सो आइडेंटिफाई द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट, राइट। तो अब इसमें टेक्निक जो आपके फिजिबिलिटी स्टडी के आउटकम्स हैं, ठीक है, उसी के बेसिस पे हम टेक्निकल अप्रोचेस को यूज़ करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं कि हमें कौन कौन से टेक्निकल अप्रोच को यूज़ करना चाहिए ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को मिनिमम रिस्क के साथ इम्प्लीमेंट कर पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट हमने एनालिसिस करी, गैदर करी, उसको हमने फिजिबिलिटी स्टडी के लिए भेजा, उसी के बेसिस पे हम प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग में हम ये भी देख रहे हैं कि क्वालिटी अश्योरेंस रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो पाए, और जो क्या क्या रिस्क है जो हमारे प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, इसको भी हम इसी स्टेज पे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। एंड द आउटकम ऑफ टेक्निकल feasibility study is to define the various technical approaches that can be followed to implement the project successfully। मतलब जो टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी का जो रिजल्ट होता है उसके बेसिस पे हम ये तय करते हैं कि हम कौन से टेक्निकल अप्रोचेस को यूज़ करें ताकि हमारे पास प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बन जाए और विद मिनिमम रिस्क, राइट। अब आते हैं हम नेक्स्ट, डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स। हमने पहले रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर लिया सीनियर मेंबर्स ने, ठीक है। अब बारी आती है कि उन रिक्वायरमेंट्स को हम जो हमारा कस्टमर है मुझसे अप्रूव कराएं, लाइक यहाँ पे एक एग्रीमेंट करें, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट को गैदर करने के बाद, एनालाइज करने के बाद, नेक्स्ट स्टेप इज टू क्लियरली डिफाइन
द एंड डॉक्यूमेंट द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, हम उसे एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में सारी चीजें रखते हैं एंड गेट देम अप्रूव्ड फ्रॉम द कस्टमर और द मार्केट एनालिस्ट, राइट। तो इस स्टेज पे आप जो कहते हैं SRS, वेरी इंपॉर्टेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जो आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग करी, उस रिक्वायरमेंट गैदरिंग को आप एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में रखेंगे जिसे हम क्या कहते हैं SRS, दैट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जिसमें हम जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है जो भी हमने गैदर करी है मार्केट सर्वे एनालिस्ट और सबसे बात करके कस्टमर से, उसको हम उसमें डॉक्यूमेंट करते हैं कलेक्ट करके, उसके बाद हम उसे कस्टमर से अप्रूव कराते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स टू बी डिजाइन, ठीक है, एंड डेवलप ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, ठीक। अच्छा, मैंने एक चीज नहीं बताई कि आपका ये जो जितने भी स्टेजेस है यहाँ पे एक साइकिल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार प्रोजेक्ट बना दिया तो फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, नहीं, हम उसे प्लानिंग के बाद आप डिप्लॉयमेंट तक आए, आपने मार्केट में उसको स्टैब्लिश कर दिया, उसके बाद भी टाइम टू टाइम प्लेटफॉर्म के चेंज के अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजी चेंज के अकॉर्डिंग, और जो टाइम टू टाइम हम उस पर अपडेट्स लाते रहते हैं, है ना, तो उसके लिए भी हम काम करते रहते हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ साइकिल, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो मान लीजिए हमें कुछ उसमें एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल ऐड करना है, कुछ फंक्शनैलिटीज को एनहांस करना है, तो फिर हम उसकी प्लानिंग करेंगे, फिर उसको डिफाइन करके टेस्ट करके उसमें ऐड करेंगे, फिर उसको हम डिप्लॉय करेंगे। तो देखिए, आपको जो भी प्रोजेक्ट, जो भी सॉफ्टवेयर या ब्राउजर्स यूज करते हैं उसमें अपडेट आते रहते हैं ना, मतलब उस पर काम तो चलता ही रहता है। तो नेक्स्ट वी विल डिजाइन द प्रोडक्ट आर्किटेक्चर, ठीक है। पहले हमने क्या किया, रिक्वायरमेंट को गैदर कर लिया, सीनियर मेंबर ने काम किया, फिर उसको एक डॉक्यूमेंट में रख के कस्टमर से अप्रूव करा लिया कि भाई देखो, आपने ये कहा था, हमने अपने सर्वे के हिसाब से ये सारी चीजें गैदर करी है, अब ये आप इसको अप्रूव कर दीजिए कि भाई आपको यही काम कराना है। इसके बाद जब आपका SRS तैयार हो गया, तो ये जो डिजाइनिंग फेज है, इसके लिए जो SRS होता है ये इनपुट की तरह काम करेगा। इस SRS के बेसिस पे अब हम डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे। अब डिजाइनिंग क्या करना है कि हमारा जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसमें क्या क्या मॉड्यूल्स होंगे, ठीक है। अब यही जो आपका डिजाइनिंग फेज होता है ना, यहीं पे अगर आपने जो टर्म सुना हो कपलिंग, कोहेजन, ये सारे आपके डिजाइनिंग फेज पे ही आते हैं कि क्या कपलिंग होगा, ये क्या कोहेजन होगा, क्या क्या हमारे मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो DFD बनाते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे जो सबसे कॉमन चीजें हैं जो आप यूज करते होंगे, आपने थोड़ा बहुत देखा होगा, ER डायग्राम, ठीक है, इसके अलावा DFD, और एक होता है आपका स्ट्रक्चर डायग्राम, ठीक है, स्ट्रक्चर डायग्राम। ये तीन चीजें आपका मतलब बहुत बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ये सारे आप डिजाइनिंग फेज में बनाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डायग्राम्स आर पार्ट ऑफ डिजाइनिंग फेज। यहाँ पे इनपुट क्या होता है, SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, वी ट्राई टू कम आउट विद द बेस्ट आर्किटेक्चर फॉर द प्रोडक्ट टू बी डेवलप्ड, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड SRS, यूजुअली मोर देन वन डिजाइन अप्रोच फॉर द प्रोडक्ट आर्किटेक्चर इज प्रपोज, ठीक है। आपने जो भी SRS के बेसिस पे हमारे पास एक से ज्यादा भी जो डिजाइन अप्रोचेस हो सकते हैं, प्रोडक्ट आर्किटेक्चर हो सकता है, ठीक है। जो हम क्या करते हैं DDS में क्या करते हैं, रखते हैं, जैसे आप SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट को आप कहाँ रखते हैं, SRS में। इसी तरह जो आपके डिजाइन की स्पेसिफिकेशन है, जो आपने डिजाइन की है, उसका जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, DDS, ठीक है। तो more than one design approach for product architecture is proposed and documented in DDS, that is design document स्पेसिफिकेशन, ठीक है। एंड ये वाला पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखना है, अ डिजाइन अप्रोच क्लियरली डिफाइंस ऑल द आर्किटेक्चरल मॉड्यूल्स, ये आपका मेन है, ठीक है। वहां पे हमने पहले बताया कि SRS यहाँ पे इनपुट की तरह काम करेगा, और जो रिक्वायरमेंट्स है उसके बेसिस पे हम कई सारे अप्रोचेस सजेस्ट कर सकते हैं, जिसे हम DDS में रखते हैं, डिजाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन में। और यहाँ पे जो आपका डिजाइन अप्रोच है ये क्या क्या बताता है कि क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, उनमें क्या हो, कपलिंग होगा, क्या कोहेजन होगा, डेटा उनके बीच में कैसे फ्लो हो रहा है, दैट इज DFD से हम बताएंगे। आप ER डायग्राम बनाएंगे तो उसका जो डिजाइन है, मतलब ERD, ठीक है, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे रहेंगी। सो architecture modules of the product along with its communication and data flow representation with the external and third party modules, and the internal design of all modules of proposed architecture should be clearly defined with the minutest of details in
DDS मतलब जितना ज़्यादा आप डिटेल में आर्किटेक्चर, मॉड्यूल और उसके कंपोनेंट्स को डिफाइन करेंगे उतना ही बेहतर होगा। एंड नेक्स्ट हम आते हैं बिल्डिंग और डेवलपिंग द प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज कोडिंग ऑल्सो। कहीं कोडिंग कहा जाता है, कहीं इम्प्लीमेंटेशन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये तो हुआ। अब हम देखिए डिजाइनिंग हो गई। अब उस डिजाइनिंग देखिए, डिजाइन फेज के लिए आपका क्या इनपुट था, एसआरएस को ध्यान में रख रहे थे, है ना। अब जब आप कोडिंग करने चलेंगे तो ये यहाँ पे आप यूज करेंगे डीडीएस, जो आपका डिजाइन फेज का डॉक्यूमेंट बन के आ रहा था, डिजाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन, है ना। ये देखिए डिजाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन जो था, इसको देखते हुए अब हम कोडिंग करेंगे। यहाँ पे आपका रोल आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, कि क्या आप कंपाइलर यूज कर रहे हैं, क्या आप इंटरप्रेटर यूज कर रहे हैं, कौन सा डिबगर यूज कर रहे हैं, और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको यूज करनी है। यहाँ पे आप एक्चुअल में कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो जो प्रोग्रामर्स होते हैं आपके ये वाले फेज पे आते हैं काम करने, ठीक है। सो as in this stage of SDLC, the actual development starts and the product is built. The programming code is generated as per DDS during this stage. If the design is performed in detailed and organized manner, code generation can be accomplished without much hassle, ठीक है। अगर आपका जो DDS है आपने उसे प्रॉपरली और अच्छे से बनाया है तो आपके लिए जो कोडिंग वाला पार्ट है वो बहुत आसान हो जाता है। और उसके बाद यही है कि आपको यहाँ पे आप चूज करते हैं आपके कौन से लैंग्वेज में, किस प्लेटफॉर्म पे आपको इसको डेवलप करना है, ठीक है। तो ये हो गया कोडिंग। कोडिंग हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं प्रोडक्ट की, ठीक है। तो टेस्टिंग के हमारे पास बहुत सारे लेवल्स है भाई, आप मॉड्यूल वाइज करते हैं ना काम। तो सबसे पहले आपका होता है यूनिट टेस्टिंग, एक एक मॉड्यूल की टेस्टिंग करें, फिर उसके बाद हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, फिर हम लोग हमारा आता है सिस्टम टेस्टिंग करते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास लेवल्स हैं। टेस्ट केसेस जनरेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स। तो ये सारी चीजें टेस्टिंग हम अलग से बताएंगे, बट फिलहाल आपको ये भी समझने की जरूरत है कहीं ना कहीं जो टेस्टिंग है वो SDLC की हर एक फेज में इन्वॉल्व है, ठीक है। हर एक फेज में हम कहीं ना कहीं टेस्टिंग को यूज कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम बात करें अभी हमने जो कोडिंग की है, ठीक है, उस कोडिंग को हम यहाँ पे टेस्ट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस स्टेज रिफर्स टू द टेस्टिंग ओनली स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट डिफेक्ट्स आर रिपोर्टेड। यहाँ पे हम प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं, मतलब आपने जो कोडिंग की है उसकी टेस्टिंग करते हैं और उसमें जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं उसको रिपोर्ट करते हैं, उसको ट्रैक करते हैं और उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं, फिर से टेस्ट करते हैं। और ये काम हम तब तक करते रहते हैं जब तक हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तक ना पहुंच जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको ये जानना है कि आपको टेस्टिंग कहीं ना कहीं स्टैटिक या डायनामिक टर्म में हर एक फेज पे लगी हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कोडिंग को टेस्ट करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम टेस्ट केसेस को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रोडक्ट में जो डिफेक्ट्स है, दोज डिफेक्ट्स आर रिपोर्टेड, ट्रैक्ड, fixed and retested until the product reaches the quality standard defined in the SRS, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेस्टिंग। अब टेस्टिंग हमारा हो गया, मतलब हमने उसको अपने स्टैंडर्ड के तक लाके रख लिया है। उसके बाद हमारा आता है डिप्लॉयमेंट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब आपने उसको मार्केट में लॉन्च करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दो तरीके हैं कि आप जो अपने प्रोडक्ट आपका बनके तैयार है आप इसमें मार्केट में सबके लिए ओपन रखें, ठीक है। या फिर हम कुछ लोगों के लिए पहले इसको रिलीज करें, उसमें जो कमियां आ रही हैं उनको चेक कर लें और उसके बाद फीडबैक के बेसिस पे सुधार करके हम उसको फिर से कंप्लीट मार्केट में लॉन्च करें, ठीक है। तो आपको मार्केट में डिप्लॉयमेंट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। सो वंस अ प्रोडक्ट इज टेस्टेड एंड रेडी टू बी डिप्लॉयड, इट इज रिलीज्ड फॉर्मली इन अप्रोप्रिएट मार्केट। और इसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं, है ना, वो सारी तो अलग चीज है, दैट इज पार्ट ऑफ बिजनेस, राइट। सो द प्रोडक्ट में फर्स्ट बी रिलीज्ड इन लिमिटेड सेगमेंट, जैसा मैंने आपको बताया, तो आप पूरे क्राउड के लिए इसको लॉन्च कर दें या फिर आप लिमिटेड लोगों के लिए या लिमिटेड एरिया में इसको आप लॉन्च करें। एंड टेस्टेड इन द रियल बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसे आप क्या कहते हैं, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, कि जो एक्चुअल यूजर है आपका जब वो टेस्ट कर रहा है तो उसको क्या क्या दिक्कत, वो जब प्रोडक्ट को यूज कर रहा है तो उसे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एंड देन बेस्ड ऑन द फीडबैक द प्रोडक्ट मे बी रिलीज एज इट इज और विद इन सजेस्टेड एनहांसमेंट इन द टारगेटिंग मार्केट सेगमेंट, ठीक है। तो जो आपका फीडबैक होगा यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का, इसके बेसिस पे अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे हम उनको सजेशन के बेसिस पे पहले अपने प्रोडक्ट को एनहांस करेंगे और उसके बाद हम उसको
पूरे मार्केट में लॉन्च करेंगे as it is or with suggested enhancement in targeting market segment. After the product is released in market, its maintenance is done for the existing customer base. ठीक है, मतलब आप उसमें मेंटेनेंस अगर टाइम टू टाइम अगर कुछ प्रॉब्लम आती है या उसमें हम जो कुछ इन्हांसमेंट करने हैं, कुछ और मॉड्यूल्स या चीज़ें ऐड करनी है, अपडेशन करने हैं, तो वो टाइम टू टाइम होता रहेगा, मेंटेनेंस चलता रहेगा। मेंटेनेंस भी अपने आप में कई टाइप के होते हैं, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसके बारे में हम लोग अलग से बात कर सकते हैं इफ़ यू वांट, तो आप कमेंट करके बताइएगा। सो फिलहाल मैंने आपको बताया कि आप पूरे मार्केट बेस के लिए प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं या फिर आप कुछ टारगेट ऑडियंस के लिए, टारगेट सेगमेंट के लिए, कुछ लिमिटेड सेगमेंट के लिए आप लॉन्च करिए। और अगर कोई सजेशन नहीं है, उसका फीडबैक अच्छा है, तो आप उसको एज इट इज सबके लिए लॉन्च करिए, अदरवाइज आप सुधार करके भी कर सकते हैं। और मेंटेनेंस तो आपका लॉन्च होने के बाद थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्टेजेस ऑफ SDLC। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग माय वीडियोस, बाय बाय, टेक केयर।